फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अब हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा डैश द्वारा लिखा गया है। तो ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा अमीश त्रिपाठी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो शिव ट्रायोलॉजी का ये पहला किताब है, इमॉर्टल्स ऑफ मेहलुआ। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी। तो 2021 की विजेता हरनाज संधू। आपसे 2023 का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा सेनिस प्लासियोस कहाँ की है, निकारागुआ। सेनिस प्लासियोस 2023 का। 2024 का जो होने वाला है कंपटीशन वो नवंबर में होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएंगे आर मुथुकन मलाल अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है। तो जो सन या इसको हेम्प बोलते हैं, ये एक रेशेदार फसल है। कॉफ़ी, रबर, ये सब कल्टीवेशन। कॉफ़ी जो है कल्टीवेशन फसल है, आम जो है एक फ्रूट है, रबर जो है ये भी एक कल्टीवेशन फसल है। तो हो जाएगा सन या हेम्प एक फाइबर क्रॉप है। ऑप्शन सी। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की थी। तो 1611 में शादी की थी। अब मेहरुन्निसा को ही नूर जहां का उपाधि जहांगीर ने दिया था 1611। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है ये तबला से है। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था। तो ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत। आपसे पूछा जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो डैम है ये कहाँ पर है। तो ये यूपी में है। यूपी में किस नदी के ऊपर है। तो रिहंद नदी के ऊपर है। RIHAND, रिहंद नदी के ऊपर ही क्या है, गोविंद बल्लभ पंत डैम है जो कि यूपी में है। निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश के मामले में फांसी दी गई थी। तो ये जो होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए फांसी दिया गया था, जबकि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे द्वारा कर दिया गया था। तो गांधी जी के अलावा जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं उनको जो फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को दिया गया है। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या का वृद्धि दर का मतलब होता है कि जन्म दर जितना ज़्यादा होगा और मृत्यु दर जितना कम होगा, जनसंख्या का वृद्धि दर वही होगा। तो ऑप्शन डी जो हम देख रहे हैं, जनसंख्या दर और मृत्यु दर का जो अंतर है इसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर बोलते हैं। ऑप्शन डी। बेहदिन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मेघालय में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है बेहदिन खलम। ये जयंतिया जो जनजाति है ये मनाता है, जयंतिया मेघालय का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जो रिलीजियस फ्रीडम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, रिलीजियस फ्रीडम दिया हुआ आर्टिकल 28 तक। तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 26 जो है धार्मिक मामलों का प्रबंधन का स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2021 और 2022 की विजेता है। तो जो 2021-2022 की विजेता जो है वो तमिलनाडु है। आपसे पूछा जाएगा 2023 का, 2024 का भी हुआ नहीं है। तो 2023 का जो है ये पंजाब है, पंजाब विनर है और रनर जो है ये बड़ोदरा है। रनर जो हो जाएगा वो बड़ोदरा हो जाएगा और विनर पंजाब हो जाएगा 2023 का। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है।
भारत में सेंट्रल बैंक डैश ने में बना था। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है ये 1935 से बना था। आरबीआई जो है 1935 से बना था और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है, ये हुआ 1949 में। ये भी याद रखना है कि जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था ये कब हुआ था, 1949 में। 1560 में मथुरा के पास वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से हुआ है। तो गोविंद देव मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये लाल बलुआ पत्थर से हुआ है यूपी में। ठीक है, वृंदावन यूपी। समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है। तो समीर हो या कोई भी हो, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो 25 साल, और राज्यसभा का अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम आयु कितना होना चाहिए, 30 साल। लोकसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो भारत की जलवायु कौन सी है, मानसून। मानसून एक अरबी वर्ड है। जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो उसे उदासीनीकरण कहा जाता है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तब बनता है सॉल्ट और वाटर। इस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों जो 2021 में आयोजित किया गया था टोक्यो में। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 2020 का जो ओलंपिक गेम हुआ था ये कहाँ हुआ था, टोक्यो में। तो 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ और इसका आयोजन 2021 में हुआ था। इसमें सर्वाधिक जो मेडल जीता है वो यूएसए ने जीता है। 2024 का टोक्यो जो हुआ है फ्रांस में, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता है वो यूएसए ने ही जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक हो जाएगा केरल का, 1084 महिला पर 1000 पुरुष। अगर आपसे देश का अगर एवरेज पूछा जाए कि देश का, इंडिया का एवरेज कितना है, तो 943 महिला पर 1000 मेल। अगर इंडिया का पूछा जाए तो 943, और अगर केरल का पूछा जाए तो 1084 जो कि हाईएस्ट है। श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में डैश की कमी है। बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 को ही हम लोग थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायमिन। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया। तो अशोक भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने शिलालेख का लिखना स्टार्ट करवाया। ये अपने प्रजा और अपने जो भी ये थे मंत्री परिषद, उनको जो संदेश देना होता था या फिर जो भी जनता को बतलाना होता था तो शिलालेख पर लिखाकर ये करते थे। तो अशोक। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड उड़ीसा में बहती है। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तब हो जाएगा महानदी। आपसे पूछा जाए भारत का जो सबसे लंबा डैम है वो कौन सा है, तो हीराकुंड जो डैम है किस नदी के ऊपर है, तो ये हो जाएगा महानदी के ऊपर। तो सब बातों का ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश से होकर महानदी नहीं बहती है। एथलीट फुट डैश के कारण होने वाली बीमारी है। तो एथलीट फुट जो है ये कवक से होने वाली एक बीमारी है, कवक। निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में डैश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की। तेजस्विनी योजना जो है ये जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए है, जो भी 25 से 35 साल तक की महिलाएं हैं, कोई अगर वो अपना स्टार्टअप या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो केंद्र सरकार जो है इसके लिए सहायता प्रदान करेगी। निर्मला सीतारमण जो है ये भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। तो कथक जो है यूपी से है, ओडिसी जो है उड़ीसा से है, उड़ीसा का नृत्य है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, और कलबेलिया जो है ये राजस्थान का है। कलबेलिया जो है राजस्थान का, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कलबेलिया राजस्थान से। अगला सेट,
अपच से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एंटाएसिड। एंटाएसिड बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। पेट के अंदर जो एसिड बनता है, तो कई बार एसिड का ना कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। जो एंटाएसिड है इसका एग्जांपल हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जो हम लोग इनो पीते हैं ना, वो भी एक एंटाएसिड है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो चना हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ये सब के सब क्या है, रबी की फसल है। मक्का, धान, मूंगफली ये सब खरीफ फसल है। खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व है, घनत्व अधिक था, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का। भारत का 383 या 384 जो है, 384 व्यक्ति पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में है। जबकि यही जो है जनसंख्या घनत्व तो बांग्लादेश में लगभग 1250 है, 1250 व्यक्ति पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश भारत से ज़्यादा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? फंडामेंटल ड्यूटी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, 42nd संशोधन, उसके तहत 42nd संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया भारत के संविधान में। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण डैश कहलाता है। जनसंख्या अगर बिजनेस के आधार पर हो, व्यवसाय के आधार पर कौन कौन किस व्यापार से या किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो उस तरह को क्या बोलते हैं, व्यवसायिक संरचना बोलते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है? सकल मूल्य वर्धित जो होता है उसको बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है GDP प्लस सब्सिडी माइनस का टैक्स। तो सकल मूल्य वर्धित जो होगा GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू GDP प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। तो ऑप्शन ए में ये है, सकल मूल्य वर्धित इक्वल्स टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस का टैक्स। तो आपको याद रखना है GVA इक्वल्स टू GDP प्लस सब्सिडी माइनस का टैक्स। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में, ये पहले भी आ चुका है। नागालैंड में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तो हॉकी से संबंधित रन आउट नहीं है। रन आउट किससे संबंधित है? क्रिकेट से। स्कूप, हिट, फ्लिक जो है ये हॉकी से जुड़ा हुआ, रन आउट जो है ये क्रिकेट से है। वेटिंग फॉर वीज़ा एक 20 पेज की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 1935-36 में ये 20 पेज की एक आत्मकथा है। 1935-1936 में भीमराव अंबेडकर ने लिखा था वेटिंग फॉर वीज़ा। स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार योजना डैश द्वारा आरंभ की गई थी? तो सार योजना जो है आवास एवं सहकारी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये आरंभ किया गया था। गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे डैश नृत्य के शिक्षक थे। तो जो बिपिन सिंह हैं ये मणिपुरी के ये थे, शिक्षक थे। कथक जो है यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी जो है मणिपुर का है नृत्य है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। शोभना नारायण जो है, शोभना नारायण भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से। शोभना नारायण का संबंध जो है कथक से है। ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया है? तो ये 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। 1961 में 10वां संविधान संशोधन हुआ। उसी के तहत दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और जो ये है गोवा, ये भारत का हिस्सा बना। आपसे पूछा जाएगा कि दादर नगर हवेली किसके अंडर में था, मतलब पूरा का पूरा जो देश है यूरोपियन के अंडर में था 1947 तक। तो जब अंग्रेज़ चले गए तो कुछ कुछ जगह पर उसके बाद भी जो विदेशी थे, यूरोपियन थे, वो कब्जा करके रखे थे। फॉर एग्जांपल आपका दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, ये पुर्तगालियों के अंडर में था। जो आपका पौंडीचेरी है ये फ्रेंच के अंडर में था। तो जो दादर नगर हवेली और दमन दीव को जो आज़ादी मिला है ये पुर्तगालियों से मिला है, पुर्तगालियों से मिला है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश बंगाल का नवाब बना? तो ये सिराजुद्दौला। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम इंडिपेंडेंट नवाब, स्वतंत्र नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। क्योंकि उसके बाद जो भी गद्दी पे बैठा, जिस तरह ये सिराजुद्दौला के बाद जो भी गद्दी पे बैठा था, सिराजुद्दौला को धोखा देके मीर जाफ़र जब गद्दी पे बैठा तो वो एक पपेट किंग था। वो जो पपेट नवाब था वो अंग्रेज़ों के कहने पर चलता था। तो आखिरी जो नवाब होगा, जो इंडिपेंडेंट नवाब होगा, वो सिराजुद्दौला होगा। A.R. रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो A.R. रहमान स्लम डॉग मिलियनेयर, ये 2009 का एक मूवी है स्लम डॉग मिलियनेयर। इसके लिए ग्रैमी पुरस्कार जो है ये सिंगिंग के लिए दिया जाता है। सिंगिंग के लिए बहुत प्रेस्टिजियस सम्मान है। उसके लिए 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए मिला था। डैश मोटे तौर पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को विभाजित करता है? तो ये हो जाएगा दक्कन। दक्कन का पठार जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को विभाजित करता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा दामोदर मौजे। दामोदर मौजे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 59 2024 वाला पूछा जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य संस्कृत में रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला है उर्दू के लिए। रामभद्राचार्य को संस्कृत लैंग्वेज में और गुलजार को उर्दू के लिए मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। रामभद्राचार्य और गुलजार। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1948 को भी थी, 1928 को भी थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में भी थी। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोग। तो इसी दौरान लाला लाजपत राय के सर पे चोट लगी और इससे उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय को भी पंजाब केसरी कहा जाता है। अग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो अग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, अंतःभेदी वही भेदी। शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युगिन सही सुमेलित है? महापद्मनंद, ये नंद वंश का संस्थापक था जो मगध पे राज कर रहा था, तो पहला सही। दूसरा अजातशत्रु मौर्य वंश का, नहीं, अजातशत्रु जो था ये हर्यक वंश का था। हर्यंका वंश डायनेस्टी का था। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा केवल 1। किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? अदिति अशोक का संबंध जो है ये गोल्फ से है। रवि कुमार दहिया रेसलर हैं। नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन है, भाला फेंक। और अभिनव बिंद्रा का संबंध जो है निशानेबाजी से है। तो अदिति अशोक का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। कार्य का ऐसा यूनिट कार्य हो या फिर एनर्जी हो, ऊर्जा, दोनों का ऐसा यूनिट जो होगा ENERGY एनर्जी, दोनों का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा डेसिबल किसका इकाई है? तो डेसिबल है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का। हर्ट्ज जो है फ्रेक्वेंसी का, आवृत्ति का। पास्कल जो है प्रेशर का है, पास्कल जो है प्रेशर का है। तो आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का और वर्क का और एनर्जी का हो जाएगा जूल, ऑप्शन डी। डैश आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवकों में केवल अलैंगिक या वनस्पतिक चरणों को जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसेट्स।
गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में है? तो गुलबर्ग का किला जो है ये कर्नाटक राज्य में है। आपसे पूछा जाएगा गुलमर्ग कहाँ पर है? तो गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में है और गुलबर्ग का किला कहाँ है? कर्नाटक में। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश से थी? भारत के किस वंश की? तो रानी रुद्रमा देवी का जो संबंध है ये काकतीय डायनेस्टी से है। काकतीय डायनेस्टी से है। अगला सेट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ईरान नहीं, रूस नहीं, मालदीव जो है ये इंडियन ओशियन में है। मालदीव जो है इंडियन ओशियन में, तो भारत का पड़ोसी मुल्क कौन सा हो जाएगा? मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है? तो आर के नारायण द्वारा जो फेमस बुक है वो है मालगुडी डेज, ऑप्शन है। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो ये मिश्र खेती ना रोपण खेती, कल्टीवेशन रोपण खेती का उदाहरण है चाय। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की कुल संख्या कितनी होती है? पीरियड जो होता है, पीरियड होता है 7 और जो ग्रुप होता है 18। पीरियड होता है 7 और ग्रुप जो होता है 18। तो ऑप्शन डी। श्री हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में है? श्री हरिमंदिर साहब जो है ये गोल्डन टेम्पल को ही कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर में। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया है? तो ये हो जाएगा अर्जुन देव। ये अर्जुन देव पाँचवें सिख गुरु थे, अर्जुन देव। तो ऑप्शन बी, हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल को ही कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल। निम्नलिखित में से किसे उसके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? सुखबीर सिंह को भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है, ऑप्शन ए। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म्स को बीच में मौजूद बीजपत्रों की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया है। इसका एग्जाम्पल है ग्राम, चना है। चना को जब आप खोलोगे ना, जब चना के ऊपर के जो कवर को छीलोगे तो वो 2 हिस्सा में टूट जाता है। उसी तरह दलिया वगैरह जो दाल होता है वो भी हो जाता है। तो इसको आवर्त बीजी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में बांटा गया है। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो भारत ने अपना 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता है। किसके अगेंस्ट में? वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में। उस समय भारत के जो क्रिकेट टीम था उसका कैप्टन कपिल देव थे और कपिल देव को ही हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को ही कहा जाता है। अब भारत 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट में। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता था? तो इसको जब्ती कहा जाता था, जब्ती। घरी जो है, ये जो घर के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होता था उसको घरी कहते थे। चराई जो है, जो चरने वाला ज़मीन होता था जिस पे घास होता था, जानवर चरते थे, तो ये जिनका जानवर चरता था उनको एक टैक्स देना पड़ता था, उसको चराई कहते थे। एकता जो है, जो दरबार में बड़े बड़े ओहदेदार होते थे उनको एकता कहा जाता था। तो जब्ती हो जाएगा राजस्व का प्रणाली, ऑप्शन डी। भारत सरकार की मुख्य योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने डैश वितरित किया है। तो उजाला योजना का जो टारगेट है कि हर घर में बिजली पहुंचाना है। और एलईडी बल्ब जो है ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसलिए एलईडी बल्ब को वितरण किया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि एलईडी का इस्तेमाल से एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है। तो उजाला योजना क्या है? हर घर बिजली पहुँचाने का। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। प्लेगरा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो प्लेगरा होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। अब विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं विटामिन B3 को। प्लेगरा लोग एक्चुअली जो मसूड़ों से, दांत के पास मसूड़ों से खून आता है जिसको पायरिया भी बोलते हैं, वही बीमारी है प्लेगरा। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिका रिट्स जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं रिट्स
के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो संविधान में 5 तरह का रिट्स है। संविधान में 5 तरह का रिट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। जब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किसी रिट्स को तो वो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जब रिट्स जारी करता है। जब हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है तो आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करता है। और दोनों के पास 5 रिट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके रिट्स जारी करता है और हाई कोर्ट 226 नंबर आर्टिकल का इस्तेमाल करके रिट्स जारी करता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। आपसे बोला जाएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया है? तो लॉर्ड हार्डिंग टू ने किया है। कब किया है? तो 1911 में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905 में, बंगाल विभाजन को रद्द किया है लॉर्ड हार्डिंग टू ने 1911 में। यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? अगर कोई व्यक्ति 3 लाख के अंदर कमाता है, 3 लाख से कम कमाता है तो उसको किसी भी तरह का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 12 से 15 लाख रुपए तक कमा रहा तो उसको 20% टैक्स देना होगा, और कोई 15 लाख से ऊपर कमा रहा तो उसको 30% का टैक्स देना होगा। तो 0 से 3 लाख किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। आपका अगर होगा 12 से लेकर 15 लाख तो आपको 20% का टैक्स देना है, और 15 लाख से अगर ऊपर हो गया 15 लाख से ऊपर तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दक्कन महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच जो होता है 1.5 घंटा का होता है, 90 मिनट, 1.5 घंटा। मशरूम संरचनाओं का निर्माण डैश के कारण होता है? तो ये हवा के अपवर्तन के कारण मशरूम संरचनाओं का निर्माण होता है। हवा के अपवर्तन के कारण हवा जब बहती है रेगिस्तानी इलाकों में तो ये पत्थरों को काट के इस तरह मशरूम की तरह एक संरचना बना देती है। ठीक है, तो मशरूम चट्टानों का जो निर्माण होता है वो हवा के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास के नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो नव पाषाण युग को ही नया पाषाण युग या नियोलिथिक एज कहते हैं। ऑप्शन बी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है, और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में इंटर लेती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत के जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। प्रेजेंट 2024 के डाटा के हिसाब से अभी 25 करोड़ जनसंख्या है। ऑलमोस्ट 25 करोड़ जनसंख्या है यूपी का। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो ये होगा संपत्ति का जो अधिकार है। ऑप्शन डी। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44th अमेंडमेंट एक्ट। संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1978 में। 1978 में हुआ था, और इसी के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये फंडामेंटल फंडामेंटल क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको आर्टिकल 300 का ए में डाल दिया गया। तो अभी जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ये कितना नंबर आर्टिकल में है? 300 का ए में है। सैयद अहमद खान ने 1875 में डैश में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले क्या कहा जाता था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था। इसका स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। ये यूपी में है, यूपी। डैश एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है
जो खूंखार मार्शल मूव के माध्यम से उड़ीसा के लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, छऊ। एक्चुअली ये छऊ है ना, ये वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। ये एक्चुअली जो लोक नृत्य है ये पुरुलिया का है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पुरुलिया का है। उड़ीसा में इसी को मार्शल मूव के माध्यम से परफॉर्म किया जाता है और वहाँ के पुरानी कहानियों को बताया जाता है। तो ये हो जाएगा छऊ, मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है। मार्च 2022 में भगवत मान डैश के मुख्यमंत्री बने। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं अभी भी भगवत मान है। ये कौन से पार्टी से है? तो आपसे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से हैं भगवत मान। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण जो है ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनी अट्टम भी जो है केरल का है। कथक जो है ये यूपी का है। तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं। अगला सेट 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 में किया जाएगा, 1928 में किए थे। आपसे पूछा जाएगा आत्मीय सभा, आत्मीय सभा ये हो जाएगा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्मो समाज 1828 में। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राजा राम मोहन राय जो हैं उनका नाम है राम मोहन राय, तो उनको राजा का टाइटल किसने दिया है? तो ये मुग़ल सम्राट अकबर टू, ना कि अकबर नहीं बोल रहे हैं, अकबर टू बोल रहे हैं। अकबर टू ने राजा का टाइटल दिया था राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी लंदन में। ब्रिस्टल एक शहर है इंग्लैंड का, ब्रिस्टल। तो राजा राम मोहन राय का जो कब्र है, ग्रेवयार्ड है, ये आपका यूके में है। ब्रिस्टल एक शहर है। कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन से संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा रंगाई और परिष्करण द्वारा। ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो समुद्रगुप्त के पास कविराज की उपाधि थी। एक्चुअली जो गुप्त वंश का जो सिक्का मिला है जो समुद्रगुप्त ने इशू किया था, तो उसमें कई सिक्के ऐसे हैं जिसमें वो बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, तो इससे उनको कविराज का उपाधि मिला है। आपसे पूछा जाएगा भारत की जो सभ्यता है उसमें सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो ये हो जाएगा बीना। बीना जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है भारत का। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को और कौन सा टाइटल मिला है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है। नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल समुद्रगुप्त को किसने दिया? VA स्मिथ ने। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। गद्दाम पद्मजा रेड्डी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सात्रिया जो है ये असम का है लोक नृत्य। सात्रिया जो है असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है, और कथक जो है यूपी का है। परितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एक्चुअली इसका जो सही आंसर होना चाहिए ना वो अर्नेस्ट मैकई होना चाहिए। अर्नेस्ट मैकई। अर्नेस्ट मैकई। अगर ऑप्शन में अर्नेस्ट मैकई नहीं मिले तो आपको आर्थर टेंसले लगाना है। परितंत्र शब्द जो है सर्वप्रथम अर्नेस्ट मैकई ने यूज किया था 1866 में। अगर नहीं दिया हुआ है तब आर्थर टेंसले आपको लगाना है। ठीक। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक
गतिविधियों का उदाहरण है। विवर्तनिक गतिविधियाँ होता क्या है, एक्चुअली जो प्लेट है मतलब जो ज़मीन है, ज़मीन का जब दो हिस्सा टकराता है एक दूसरे से तो क्या होता है, कभी कभी ज़मीन का टुकड़ा जो टकराता है वहाँ पर वो ऊपर उड़ जाता है तो उससे पठार या पहाड़ का निर्माण होता है। कई बार दो टुकड़ा जब टकराता है ज़मीन का तो वो नीचे की तरफ धंस जाता है, तो उसमें क्या होता है, बाद में पानी वगैरह जम जाता है और वो एक झील का रूप ले लेता है। तो वलूर लेक जो है ये कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये विवर्तनिक गतिविधि का एक परिणाम है। ठीक है। बड़ा पानी जो है ये मेघालय में है। बड़ा पानी जो है मेघालय का एक झील है। मेघालय मेघालय का एक झील है। लोकटक जो है, लोकटक मणिपुर का है। मणिपुर का है। और जो डल है ये भी जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर। तो बड़ा पानी जो है मेघालय का, लोकटक जो है मणिपुर का है। धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बुद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है। हिस्ट्री का जो हम लोग देख रहे थे सेट, उसमें ये आया था कि जो धामेक स्तूप है यहाँ वाराणसी यूपी में है। सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासक किया? तो सैयद वंश के बाद लोधी वंश ने शासक किया था। सैयद वंश का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1414 में, और ये जो ख़त्म हुआ है 1451 में ख़त्म हो गया है। सैयद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था खिज्र खां सैयद, और जो लोधी वंश का संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोधी। लोधी वंश जो चला ये 1451 से 1526 तक 1526 तक। आपसे ये पूछा जाएगा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के ही बीच में पहला पानीपत का लड़ाई 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया और इसी के साथ लोधी वंश खत्म होता है और मुगल वंश का स्थापना हो जाता है भारत में। किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप, प्रोजेक्ट क्लैप नाम का एक स्वच्छ अभियान शुरू किया है? तो क्लैप जो है, प्रोजेक्ट क्लैप जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ये सफाई अभियान से जुड़ा हुआ है। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड है। नुआखाई उड़ीसा राज्य मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में बतलाता है? तो ये जो हो जाएगा इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस, यूनाइटेड नेशन पीस से आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि यूएन पीस से कौन सा भारत का आर्टिकल संबंधित है? तो ये आर्टिकल 51 जो है यूएन पीस, इंटरनेशनल पीस से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना आर्टिकल 51 बतलाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा कामकाजी युवाओं के अंतर्गत आता है? 66% जो युवा हैं वो काम करने के लायक हैं, मतलब जो 18 साल से प्लस है, जो काम कर सकते हैं। कितनों के पास जॉब है ये नहीं पता। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डैश का एक संस्मरण है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस का एक संस्मरण है। जब ये बचपन जो इनका है ना, बचपन, और जब ये जवानी में मतलब यहाँ अमेरिका में रही हैं, तो वो सारा का सारा जो इनका रहा है पूरा पास्ट रहा है, तो पास्ट के बारे में लिखा हुआ है अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा जोनस का। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगा लेता है। 27 दिन। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी का जो खेल है 60 मिनट तक चलता है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि एक प्लेयर गया, वो 10 मिनट खेलता है, इंजर्ड हो जाता है, उसके जगह दूसरा प्लेयर जाएगा, वो अंदर आएगा। फिर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, वो अंदर आता है। फिर कोई प्लेयर अगर थक गया, किसी तरह का इंजरी हो गया, फिर वो बाहर आता है। तो इस तरह करके चाहे तो 11 का 11 प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं 60 मिनट का गेम में। तो कोई लिमिट नहीं है कि 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर ही रिप्लेस हो सकता है, नहीं, आप पूरा का पूरा टीम को रिप्लेस कर सकते हैं हॉकी में। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कोई भी पदक नहीं जीता? तो महिला टीम जो था, महिला टीम कुछ नहीं जीता है। महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी पुरुष ब्रॉन्ज मेडल, भाला फेंक में तो हम लोग गोल्ड जीते थे, नीरज चोपड़ा सर जो हैं।
गोल्ड लाए थे भारत के लिए पहला। तो महिला हॉकी टीम कुछ नहीं जीता है इसमें। 2020 का जो ये हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स में महिला टीम कुछ नहीं जीती है। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है? तो ये अध्याय 2 में। अध्याय 2 कहाँ से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। इसमें संसद का अनुच्छेदों का चर्चा है, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक, जो अध्याय 2 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बतलाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आर्टिकल 110, ये मनी बिल पे है। आर्टिकल 110 जो है मनी बिल पे है। मनी बिल बोला जाएगा भारत के संविधान में कितना नंबर आर्टिकल में दिया गया है? तो ये 110 में है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित की गई थी? तो ये 1651 में फर्स्ट जो फैक्ट्री है हुगली नदी बंगाल में उसके तट पर बनाया गया था 1651 में। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। अगर आपसे मास नंबर पूछा जाए तो मास नंबर 32 होगा, या एटॉमिक मास जो होगा एटॉमिक मास होगा 32, एटॉमिक नंबर 16। जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया कहलाती है? ये इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ कहलाता है। ज़मीन में जब बारिश होता है तो पानी हल्का हल्का करके ज़मीन में अंदर की तरफ जाने लगता है, तो इसी को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। मार्च 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन होंगे? तो ये होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। आपसे पूछा जाएगा कि यूएस में इंडिया के एम्बेसडर भी कौन रहे हैं? तो हर्षवर्धन। झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो झावेरी बहनें जो हैं ये मणिपुरी नृत्य के लिए फेमस है। झावेरी बहनें, ऑप्शन ए। पंडित रविशंकर का नाम डैश नामक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार के साथ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और इसी के साथ हम लोगों जो है अगला सेट आने वाला है कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली। थैंक यू।